हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज में एक्ट्स की सीरीज में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को डिस्कस करेंगे। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 हमारा किसमें सब्ज्यूम हो गया है? कोड ऑन वेजेस 2019। हमने चारों लेबर कोड्स को देख लिया है। 4 लेबर कोड्स जो भी हमारे नए आए हैं उनको सर ने डिटेल में कवर कर दिया है, जिसमें से था एक पेमेंट कोड ऑन वेजेस, सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड और एक था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। ठीक है, तो ये चारों कोड्स आपके कवर हो गए हैं। अभी हम देखेंगे इस लेक्चर में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो पेमेंट ऑफ वेजेस की ऑब्जेक्टिव क्या है? इस एक्ट की ऑब्जेक्टिव है टू पे वेजेस टाइमली, फॉर्म ऑफ पेमेंट, जुडिशियल डिडक्शंस, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन केस ऑफ नॉन पेमेंट एक्सेट्रा। क्या क्या है इसमें कि जो वर्कर्स हैं उनको टाइमली वेजेस मिले, टाइमली उनको सैलरी दी जाए। फॉर्म ऑफ पेमेंट कैसी होगी? बैंक के थ्रू होगी, करेंसी के थ्रू होगी या फिर चेक के थ्रू होगी? किस तरह की फॉर्म ऑफ पेमेंट होगी वो हम देखेंगे इसमें। उसके बाद जुडिशियल डिडक्शंस क्या है? जुडिशियल डिडक्शंस का यहाँ पे मतलब है कि वेजेस में अगर कभी कोई डिडक्शन होता है एम्प्लॉयज़ के, तो वो सही तरीके से हो, उसमें किसी भी तरह की गलती ना हो या जानबूझ के किसी भी तरह का डिडक्शन एम्प्लॉयर के साइड से ना किया हो। उसके बाद क्या है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अगर किसी भी तरह की एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका रिजोल्यूशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इन केस ऑफ नॉन पेमेंट के केस में या फिर और भी किसी भी केस में, लीव के केस में। तो उसमें कैसे रिजोल्यूशन होगा वो हम इस एक्ट में देखेंगे। वेजेस का मतलब क्या है? वेजेस मीन्स ऑल एम्यूलमेंट्स विच आर अर्नड बाय एन एम्प्लॉई while on duty or on leave in accordance with the terms and condition of his employment and which are paid or are payable to him in cash। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, तो इसका मतलब है कि वर्कर्स को जो है वो जो भी उसने अर्न किया है अपने एम्प्लॉयमेंट में, अगर वो कोई भी जॉब को ज्वाइन करता है, ज्वाइनिंग के बाद उसने जो भी पैसे अर्न किए हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, जो भी उसके एम्प्लॉयमेंट, आप कोई भी जॉब ज्वाइन करोगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस के पेपर पे साइन करना पड़ता है। तो जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉयज़ को क्या मिलना चाहिए? वेज मिलना चाहिए। जो उसके एम्प्लॉयमेंट में जितने लीव्स हैं, ऐसा नहीं है कि अगर उनके पेड लीव हैं उस केस में आप कोई भी एम्प्लॉयर जो है उसके पैसे नहीं डिडक्ट कर सकता है। तो जब भी वो ड्यूटी पे हो या फिर वो लीव में हो, ठीक है, विथ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट विच आर पेड और आर पेबल टू हिम इन कैश। किस में दिया जाएगा उनको? चाहे तो कैश में दिया जाएगा, चाहे तो करेंसी के थ्रू दिया जाएगा, चेक के थ्रू दिया जाएगा, जिस भी तरीके से दिया जाए। और उसकी सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा? सैलरी, एक बेसिक सैलरी तो होगी ही, उसके अलावा डियरनेस अलाउंस होगा, मतलब महंगाई भत्ता। बट डज नॉट इंक्लूड, वेजेस में क्या इंक्लूड नहीं है? अगर एम्प्लॉय को किसी भी तरह का बोनस दिया जा रहा है, चाहे उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे बोनस दिया जा रहा है या फिर स्टैचुअरी बोनस दिया जा रहा है, जो हम बोनस एक्ट में पढ़ेंगे आगे, कमीशन है, हाउस रेंट का कोई अलाउंस दिया जा रहा है, चारे अगर कोई दिया जा रहा है, ओवर टाइम अगर वो ज़्यादा देर तक काम करता है उसके लिए ओवर टाइम उसको वेजेस दिए जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वेज में इंक्लूड नहीं होती है। वेज का क्या मतलब होता है? जो पर्सन की बेसिक सैलरी है वो प्लस डियरनेस अलाउंस। ठीक है, वेज का हमारा ये मतलब होता है। ऑल वे, अब वेज को हम कैसे पे करेंगे ये चीज़ हमने देखी ली। कॉइन के, करंट कॉइन जो भी चल रहा है उसके थ्रू पे कर सकते हैं, करेंसी के थ्रू पे कर सकते हो, चेक के थ्रू पे कर सकते हो, और बाय क्रेडिटिंग द वेज इन द बैंक अकाउंट, डायरेक्ट आप बैंक अकाउंट में पैसे भी क्रेडिट करवा सकते हो, एम्प्लॉयर कोई भी। अब नेक्स्ट है हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर कवर्ड कौन कौन होंगे? पेमेंट ऑफ वेजेस के अंदर वो कवर्ड होंगे जिनका जो वेज है वो 24,000 से 24,000 या उससे कम है हर महीने। ऐसे लोग जिनकी वेजेस लेस देन इक्वल टू 24,000 है, वही पेमेंट ऑफ वेज के अंदर कवर्ड होंगे। ठीक है, फर्दर दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू द पेमेंट ऑफ वेज टू पर्सन। कौन कौन से लोग होंगे? वो जो फैक्ट्री में काम करते हैं, मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में काम कर सकते हैं, या एयर सर्विस में है, डॉक में है, माइन में है, प्लांटेशन वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम कर रहे हैं, या फिर बाकी जितने भी स्टैब्लिशमेंट्स हैं जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर डिफाइंड है। बेसिकली 24,000 से अगर कम सैलरी है किसी भी एम्प्लॉय की तो वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर कवर्ड होंगे। ठीक है, वेजेस डज नॉट इंक्लूड, वेज में पीएफ, पेंशन और ग्रेचुइटी भी इंक्लूड नहीं होगी। वेज में सिर्फ बेसिक सैलरी प्लस डीए,
यही है वेज की डेफिनेशन। ठीक है, वेज का पीरियड क्या होगा, वेज कैसे दी जाएगी, या तो डेली बेसिस पे उनको वेज दे सकते हो आप, या वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन पे, मंथली मतलब महीने पे। महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आप 2 महीने का जो सैलरी है वो आप एक साथ दे रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम आप 1 मंथ के अंदर आपको, मतलब 1 मंथ की ही सैलरी आपको मैक्सिमम दे सकते हो, अदरवाइज डेली वीकली फोर्टनाइटली तो है ही। उसके बाद जो एम्प्लॉय अगर 1000 से कम है, और या तो वो डॉक में, जेट्टी, माइंस, वॉर्फ, इन सब जगह पे काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी जो है 7 तारीख तक, हर महीने की 7 तारीख तक आपको पे करनी ही पड़ेगी। अगर आप एम्प्लॉयर हो और आपके यहाँ 1000 से नीचे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, डॉक में, ये सारा कौन सा एरिया हो गया, माइंस, ऑयल फील्ड्स, डॉक, जेट्टी, वॉर्फ, ये सब कौन सा एरिया हो गया, वाटर रिलेटेड जो काम हो जाता है वो। पोर्ट साइड में जो भी काम होता है, या फिर जो थोड़ा लाइफ थ्रेटनिंग काम हो गया, उन सब जगह में आपको सैलरी जो है वो 7 तारीख तक देनी पड़ेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी एम्प्लॉय हो। डजेंट मैटर कि 1000 है या 1000 से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ में 1000 से कम अगर एम्प्लॉय है तो आपको 7 तारीख तक सैलरी देनी होगी, और अगर 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो हर महीने आपको 10 तारीख तक सैलरी मैक्सिमम दे देनी पड़ेगी। ठीक है, लेस देन, नॉर्मल इंडस्ट्री में लेस देन 1000 के केस में आपको 7 तारीख तक देना पड़ेगा, और 1000 से ज़्यादा है तो 10 तारीख तक। लेकिन ड्वार्फ, जेट्टी, माइंस, वॉर्फ, ऑयल फील्ड, इन सब जगह में आपको 7 तारीख तक ही देना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके कितने भी एम्प्लॉयज़ हों उसमें। इफ़ टर्मिनेशन बाय एम्प्लॉय, अगर आपको एम्प्लॉयर जॉब से निकाल देता है, आपकी टर्मिनेशन हो जाती है, या फिर कंपनी बंद हो जाती है, उस केस में भी आपको, आप निकल जाते हो कंपनी से, तो उस केस में आपकी जो भी तनख्वाह होगी, जो सेटलमेंट होगा आपका, वो 2 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। सपोज करो महीने का 15 तारीख है, उस दिन कंपनी बंद हो गई या कंपनी से आपको निकाल दिया, तो इस 15 तारीख के बाद विद इन 2 डेज, मतलब 17 तारीख तक जो है आपका वेज का सारा सेटलमेंट हो जाना चाहिए एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। उसके बाद अगर एम्प्लॉई किसी भी तरह की कोई गलती करता है, तो या फिर किसी भी तरीके से उसके ऊपर अगर फाइन इम्पोज करता है एम्प्लॉयर, तो वो फाइन जो है मैक्सिमम 3% होना चाहिए, उससे ज़्यादा का फाइन नहीं इम्पोज कर सकता है कोई भी एम्प्लॉयर। और अगर जो आपका एम्प्लॉई है वो 15 साल से कम के एज में है, अगर उनकी एज जो एम्प्लॉई की एज वो लेस देन 15 ईयर्स है, तो उस केस में कोई भी फाइन जो है इम्पोज नहीं कर सकता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की साइड से फाइन इम्पोज नहीं की जाएगी एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। लेकिन 15 साल से ज़्यादा है तो मैक्सिमम 3% का फाइन इम्पोज कर सकता है। उसके अलावा अगर एम्प्लॉई किसी भी तरह का लोन लेता है कंपनी से, अपनी सैलरी के ऊपर किसी तरह का लोन लेता है, चाहे वो कंप्यूटर लोन हो गया, चाहे कोई भी लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कि महीने महीने आप मेरी सैलरी से जो है काट लेना, अगर कोई एम्प्लॉयर उसको लोन देता है तो मैक्सिमम जो हर मंथ वो डिडक्शन कर सकता है वो 50% ही कर सकता है। सपोज करो आपकी सैलरी 20,000 है, ठीक है, तो आपने जो है मान लो 1 लाख रुपए का लोन ले लिया कंपनी से, कंपनी ने आपको 1 लाख का लोन दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपका जो ये है कि 5 महीने में 20-20 हज़ार काट के आपकी लोन क्लियर हो जाएगी, वो आपकी पूरी सैलरी नहीं काट सकते। मैक्सिमम वो आपका एक महीने में कितना डिडक्शन कर सकते हैं, 10,000, इससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं कर सकते हैं वो। लेकिन अगर इफ़ द डिडक्शन इंक्लूड पेमेंट, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से आपने कोई लोन लिया है, या फिर आपके एम्प्लॉयर को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कोई पेमेंट करनी है, वहाँ से कोई लोन है, तो उस केस में मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो सकता है, 75% का। नॉर्मल केस में 50% की सैलरी डिडक्शन हो सकती है लोन के केस में, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कितना हो सकता है, 75% तक का। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उसके बाद अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है टू हियर एंड डिसाइड द क्लेम रिलेटेड टू डिडक्शन और डिले इन वेजेस। किस केस में, या तो आपका वेज का गलत तरीके से डिडक्शन हुआ है उस केस में, या फिर आपकी जो वेज की पेमेंट है वो डिलेड हुई है उस केस में। ठीक है, तो किनको अपॉइंट कर सकते हैं, एनी कमिश्नर फॉर वर्कर्स कंपनसेशन, ठीक, रीजनल लेबर कमिश्नर, या फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर विद एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर स्टेट विद एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ एनी लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटेड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और अंडर एनी कॉरस्पॉन्डेंस लॉ, और जज ऑफ ए सिविल कोर्ट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इन लोगों को जो है अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट, किस केस में, डिडक्शन ऑफ वेज के केस में और डिले ऑफ वेज के केस में। ठीक है, तो अथॉरिटी अब क्या क्या डायरेक्शन दे सकती है एम्प्लॉयर को, वो हम आगे देखेंगे। तो अथॉरिटी ये डायरेक्शन दे सकती है, पहला क्या है, टू रिफंड द डिडक्टेड अमाउंट, जितना भी अमाउंट जो है आपके एम्प्लॉयर ने गलत तरीके से डिडक्ट किया है
वो अमाउंट वो अथॉरिटी रिफंड करवा सकती है। अथॉरिटी टू रिफंड द जो डिडक्टेड अमाउंट है वो रिफंड करवा सकती है अलॉन्ग विद द कंपनसेशन। अगर अथॉरिटी को लगेगा कि आपके गलत तरीके से डिडक्शन हुआ है तो अथॉरिटी कंपनसेशन भी एम्प्लॉयर के थ्रू दिलवा सकती है। कितना? नॉट एक्सीडिंग 10 टाइम्स द अमाउंट डिडक्टेड। सपोज करो आपकी सैलरी 10,000 की है और उन्होंने आपका जो है 1,000 रुपये काट लिया और ये आपका गलत डिडक्शन हुआ है। आप गए हो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने अथॉरिटी अपॉइंट की है, तो आपका जो ये 1,000 रुपये का डिडक्शन हुआ है आपको अथॉरिटी कितना दिला सकती है? मैक्स टू मैक्स इसका 10 गुना, मतलब इंटू 10, 10,000। 10,000 का आपको एक्स्ट्रा कंपनसेशन जो है अथॉरिटी दिलवा सकती है अलॉन्ग विद दिस 1,000, मतलब टोटल आपको 11,000 रुपये अथॉरिटी दिलवा सकती है इन केस ऑफ रॉन्ग डिडक्शन ऑफ योर अमाउंट इन योर सैलरी। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो गया, 10 गुना से ज़्यादा फिर और नहीं होगा, नॉट एक्सीडिंग 10 टाइम्स, इससे ज़्यादा और नहीं कंपनसेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? टू पे द डिलेड वेजेस टुगेदर विद द कंपनसेशन, मिनिमम ₹1,500 एंड मैक्सिमम ₹3,000। अगर कंपनी आपको लेट पेमेंट कर रही है, मतलब डेली, मंथली, फोर्टनाइटली या फिर वीकली पेमेंट नहीं कर रही है, 2 महीने के बाद पेमेंट कर रही है, 3 महीने के बाद कर रही है, तो डिलेड वेजेस के केसेस में आपको अथॉरिटी कितने का कंपनसेशन दिलवा सकती है? जितना आपका डिलेड वेजेस है वो तो आएगा ही, उसके अलावा आपको मिनिमम 1,500 का कंपनसेशन दिया जाएगा और मैक्सिमम 3,000 तक का, मतलब 1,500 से 3,000 तक के बीच का कंपनसेशन आपको मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 10,000 है और आपको 2 महीने तक की पेमेंट नहीं हुई है तो ये तो आपका 20,000 बनेगा ही 2 महीने का, प्लस आपको 1,500 से 3,000 के बीच में अथॉरिटी को जो सही लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको कंपनसेशन भी दिलवा सकती है। अथॉरिटी थर्ड वाला अब देखेंगे हम। अथॉरिटी मे डिसाइड द एम्प्लॉयर टू पे द मैक्सिमम कंपनसेशन ऑफ 2,000 इवन इफ द अमाउंट डिडक्टेड और डिलेड वेजेस आर पेड बिफोर द सपोज करो आपने एप्लीकेशन डाल दी है ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में, कहीं पे भी, जो भी जो हमने अभी पढ़ा ऊपर में, इनमें से किसी के पास भी अगर एप्लीकेशन डाल दी है, ठीक है, तो अगर वो केस चल ही रहा है, सपोज करो उसकी अभी डिस्पोजल नहीं हुई है केस की, केस ऑलरेडी रनिंग में, लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने जैसे ही आपने केस डाला वैसे ही उन्होंने जो है आपको पैसे आपके लौटा दिए, ठीक है, उस केस में भी जो है अथॉरिटी चाहे तो आपको कंपनसेशन दिला सकती है। कितने का कंपनसेशन दिला सकती है? मैक्सिमम 2,000 रुपये का। ठीक, इवन इफ द अमाउंट डिडक्टेड और डिलेड वेज आर पेड बिफोर द डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन, तब आपका एप्लीकेशन डिस्पोज हुआ भी नहीं है और आपके एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी आपको दे दी, उसके अलावा मैक्सिमम कंपनसेशन 2,000 का आपको मिल सकता है। इफ द अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इफ द अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड application is either malicious or vexatious, it may direct the person who presented the application to pay a penalty maximum up to ₹375 to the employer। अगर आपने गलत तरीके से केस किया, मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो गलत है, मैलिशियस है, मतलब एम्प्लॉयर का कोई फॉल्ट नहीं था, आपने गलत इल्ज़ाम लगाए हुए हैं एम्प्लॉयर पे कि उन्होंने आपको सैलरी नहीं दी, आपका वेज डिडक्शन किया, जो भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो अथॉरिटी जो है उस पर्सन को, उस एम्प्लॉय को डायरेक्शन दे सकती है कि अपने एम्प्लॉयर को वो पेनल्टी पे करे। कितने तक का पेनल्टी है? मैक्सिमम ₹375 तक की पेनल्टी है जो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा इन केस ऑफ रॉन्ग, मेलिशियस और वेक्सेशियस एप्लीकेशन के केस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। If a person who is required to nominate or designate a person under Section 3 fails to do so, such person shall be punishable with a maximum fine of ₹3,000। इसका मतलब है कि हर इंडस्ट्री को अपने इंडस्ट्री में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, नॉमिनेट या डेजिग्नेट उनको ऐसे करना ही पड़ेगा जो क्या, जिनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पेमेंट ऑफ वेजेस को सही तरीके से देखें, मतलब हर एम्प्लॉय को सही तरीके से सैलरी मिल रही है या नहीं, यही देखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो अगर कोई इंडस्ट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे पर्सन को नॉमिनेट नहीं करती है या अपॉइंट नहीं करती है, उस केस में जो है उस पर्सन को मैक्सिमम कितना फाइन भरना पड़ेगा? 3,000 तक का मैक्सिमम फाइन भरना पड़ेगा। कब? जब वो एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी को अपॉइंट नहीं करती है पेमेंट ऑफ वेजेस का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन को देखने के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ एनी पर्सन इज कन्विक्टेड अगेन, अगर कोई पर्सन जो है दोबारा कन्विक्टेड हो रहा है, सपोज करो एक बार उसने गलती करी कि उसने सही टाइम पे पेमेंट नहीं दिया, उसने अपना फाइन वाइन भर दिया, अब वो दोबारा फिर से सेम मिस्टेक कर रहा है, तो उस केस में उसको कितने तक का फाइन भरना पड़ेगा? उस केस में उनको इम्प्रीजनमेंट भी हो सकता है, मतलब जेल भी हो सकती है, और फाइन भी भरना पड़ सकता है जो कि मिनिमम होगा 3,750, और उसको कितना, वो फाइन कितने तक एक्सटेंड हो सकता है?
22,550 तक, 3,750 से लेके 22,500 के बीच में उसको कुछ भी फाइन देना पड़ सकता है। ये अथॉरिटी के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा, या फिर उसको जेल भी हो सकती है। ठीक है, ठीक, 1 साल की जेल फॉर ए टर्म का मतलब हो गया यहाँ पर 1 ईयर, 1 साल की जेल या फिर 3,750 से 22,500 के बीच का फाइन इन केस ऑफ convicted again for the same offense. Okay, now next point, if any person fails or willfully neglect to pay the wages by the date fixed by the authority, अब सपोज करो अथॉरिटी ने केस सुन लिया, अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया और एक डेट फिक्स कर दी भाई कि इस डेट तक आप जो है एम्प्लॉय को पैसे दे दो। ठीक, अगर उसने अथॉरिटी की बात को भी नहीं सुना, विलफुली जानबूझ के उनको भी नेग्लेक्ट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, ही शैल बी पनिशेबल, तो उनको एडिशनल फाइन भरनी पड़ेगी। मतलब जो अथॉरिटी ने फाइन डिसाइड किया था पहले वो तो उनको देना ही पड़ेगा, उसके अलावा उनको एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा। वो कितना होगा, विच में एक्सटेंड टू रुपीज़, मैक्सिमम वो कितना होगा, 750 रुपीज़ पर डे। ये एडिशनल फाइन उनको भरना पड़ेगा, कब तक, जब तक वो नेग्लिजेंसी करेंगे। सपोज करो उन्होंने 15 अगस्त का डेट फिक्स किया कि इस डेट तक जो है आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, और उसने जाके 18 अगस्त को पैसे दिए, तो ये जो 3 दिन का इनका डिले है, इस 3 दिन के लिए उनको अलग से जो है फाइन भरना पड़ेगा। कितना, 750 रुपये पर डे का मैक्सिमम है ये कम भी हो सकता है, अथॉरिटी के डिस्क्रिप्शन पे है। If a person who is required to maintain record or register or to furnish any information or return fails to do so, अगर कोई पर्सन है इंडस्ट्री में जिसका काम ही है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, रजिस्टर मेंटेन करना या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, फेल्स टू डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर अथॉरिटी कोई रिकॉर्ड, कोई रजिस्टर, कोई इन्फॉर्मेशन मांग रही है, अगर वो मना कर देता है देने से, विलफुली जानबूझ के मना कर देता है देने से, या फिर नहीं देता है, या फिर फर्निश सच इन्फॉर्मेशन, फर्निश फॉल्स इन्फॉर्मेशन, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या रिफ्यूज टू आंसर सम इन्फॉर्मेशन, या कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देने से मना कर रहा है, उस केस में उसको कितना फाइन भरना पड़ सकता है, मिनिमम 1500, विच में एक्सटेंड टू 7500, मिनिमम 1500 अप टू 7500, अगेन डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिजायर्ड अथॉरिटी। ठीक है, तो आई होप कि आपको पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।